नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद बीकानेर संभाग अपडेट पर। और आज हम पहुंचे हैं सूरतगढ़ विधानसभा में। और सूरतगढ़ विधानसभा की अगर बात करें तो आज हम गांवों में लगातार जनता से रूबरू हो रहे हैं। और आज हम पहुंचे हैं भोपालपुरा ग्राम पंचायत में। और यहां से हमारे बीच में भोपालपुरा के ग्रामीण और युवा साथी राहुल जी बिश्नोई हमारे साथ है। बात करेंगे कि सूरतगढ़ विधानसभा का इस समय क्या रेसा है। तो राहुल जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, मेरे गांव में मेरे घर पे पधारने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, बात करें, आप युवा हो और अभी विधानसभा चुनाव भी चल रहे हैं, पूरे राजस्थान में चल रहे हैं। अगर अपनी बात करें सूरतगढ़ विधानसभा की, तो यहाँ क्या समीकरण बन रहे हैं? जी सर, मैं पहले तो ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, ना मैं उनके लिए वोट करने वाला हूँ। पर अभी जो सूरतगढ़ में जो एक एडवांटेज है वो कांग्रेस की तरफ जाता दिख रहा है मुझे। अच्छा। क्योंकि जो जेपी नारायण ने एक बात कही थी कि जो जाति है वो कभी जाएगी नहीं, वो हमारी डेमोक्रेसी का एक पार्ट है और वो हमेशा रहेगा, उसको डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा। अभी जो कांग्रेस का एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी कासनिया जी ने बहुत अच्छा काम करवाया। बेसिकली मेरे गांव में कासनिया जी ने अच्छा काम करवाया है, गेदर साहब ने भी अच्छा काम करवाया है, एज ए उनको जो राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। लेकिन जो राजेंद्र बहादुर साहब की जो बगावत हुई है, उसकी वजह से कासनिया जी को जो नुकसान है उसकी भरपाई कासनिया जी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। और गेदर साहब इसलिए आगे हैं क्योंकि उनके साथ उनका जो पीछे उनको 50,000 के आसपास वोट आए हैं, वो भी उनके पास वोट है। और एक जो राज्य मंत्री का दर्जा है, उन्होंने जो कुछ काम करवाया है पिछले 2-2.5 साल में, उनको उनका फ़ायदा मिलता। मुझे पर्सनली मुझे ये लग रहा है कि गेदर साहब यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा जी सर। तो आपने बड़े ठीक तरीके से जानकारी दी है। अपने बात करें, राजेंद्र बहादुर भी यहाँ विधायक रहे हैं, तो उन्होंने आपके गाँवों में क्या विकास करवाया है? बहादुर साहब ने हमारे गांव में जब वो विधायक थे हमारे काम करवाया था। हमारे यहाँ पेयजल की बहुत बड़ी समस्या थी, तो बहादुर साहब ने पेयजल का भी यहाँ सुविधा करवाई थी। हमारे यहाँ लाइट नहीं थी आज से 4-5 साल पहले, तो बहादुर साहब ने लाइट भी लगवाई थी। बहादुर साहब ने अपने टाइम में काम करवाया है। बट अभी वो नुकसान है क्योंकि वो उन्होंने हमारे लिए, हमारे गाँव के लिए बहादुर साहब ने बहुत अच्छा काम करवाया। कासनिया जी ने भी काम करवाया है और गेदर साहब ने भी काम करवाया। अभी आपने 3 दावेदारों की बात की है, उन्होंने तीनों दावेदारों ने काम करवाया आपकी ग्राम पंचायत में। एक अपने बात करते हैं प्रमुख राजा पृथ्वी मील, प्रमुख भी रहे हैं। उन्होंने यहाँ प्रमुख रहते हुए कितना काम करवाया है? क्योंकि बीच में ये पारिवारिक, चाहे अपने बात कर लें कि काफ़ी दूर हो गए थे, अब वापस वो राजनीति में आए हैं, उनका समीकरण क्या है? सर, मेरी उम्र 21 साल है और पृथ्वीराज बाद से 17-18 साल पहले यहाँ से प्रमुख बने थे, तो मुझे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अभी वो जिस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, जननायक जनता पार्टी, तो उनके सामने सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि वो विचारधारा में फंसे हुए हैं। यहाँ पर जननायक जनता पार्टी से वो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा में वो लोग उनके समर्थन में है। तो जो जनता है वो इस मामले में फंसी हुई है कि भाई विचारधारा किसकी क्या है, कि यहाँ आप उनके अगेंस्ट में हो, वहाँ उनके फेवर में हो। तो मुझे नहीं लगता कि पृथ्वीराज जी मील है वो इस चुनाव में कोई कारनामा कर पाएंगे। मुझे ये लगता है कि लगभग 15-20 हज़ार वोट उनके पास। एक बड़ा सवाल है कि हनुमान मील टिकट के दावेदार थे, टिकट नहीं मिला, राम प्रताप कासनिया के खेमे में चले गए। कितना नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है? सर, मैं छोटी सी बात में सूरतगढ़ की राजनीति को ये कह देता हूँ कि सूरतगढ़ की जो अभी फिलहाल राजनीति हो रही है वो विचारधारा में नहीं है। जो पहले बसपा में थे वो कांग्रेस में है, कांग्रेस वाले है वो बीजेपी में है, बीजेपी वाले निर्दलीय है, और जो कांग्रेस से जो एक बसपा में आ गए महेंद्र जी बहादुर। और उसके बाद जो चीज़ें चेंज हुई है कि कांग्रेस से जिला प्रमुख रहे हैं वो पृथ्वीराज जी मील है। तो जो सूरतगढ़ का चुनाव है या गंगानगर हनुमानगढ़ का एक चुनाव है, इन दो जिलों की ये खूबसूरती है कि यहाँ जाति धर्म से ऊपर उठकर भी वो एक छोटा फैक्टर रहता है, छोटी चीज़ें वहाँ पॉकेट में वोट कटते हैं। अच्छा। लेकिन सूरतगढ़ का जो चुनाव है वो चेहरों पर चुनाव है। और राजस्थान में भी आप इस बार देख रहे हो कि लोग सीएम के लिए नहीं वोट कर रहे हैं, वो विधायक के लिए, चुनाव के लिए वोट कर रहे हैं। तो सूरतगढ़ का चुनाव वो चेहरों पर फंसा हुआ है। टिकट कासनिया जी और गेदर साहब को मिली है दोनों पार्टियों की, तो टक्कर इन दोनों के बीच में ही है। अभी आपने इन दावेदारों के बारे में चर्चा बताई है, बड़ी ही शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी है। अपने बात करें, चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, तो जनता इस बार किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करेगी? सर, अब की बार अभी जो ये चुनाव है, ये पिछले 2-3 चुनाव में मेरे दादाजी के साथ भी देख रहा हूँ कि चुनाव क्या होता है। लेकिन इस बार जो चुनाव है वो वास्तव में मुद्दों पे चुनाव है। वो लोग ये देख, हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा किसानी का मुद्दा है।
पानी का मुद्दा है, एमएसपी का मुद्दा है। अब बीकानेर जाओगे तो वहाँ के लोकल इशू अलग है, बाड़मेर के लोकल इशू अलग है, सीकर के अलग है। तो जो यहाँ मुद्दा फंसा हुआ है वो चुनाव पे फंसा हुआ है, और पूरा चुनाव मुद्दों पे हो रहा है, क्योंकि सब जो प्रत्याशी उनसे सवाल हो रहे हैं, एजुकेशन पे सवाल हो रहा है, हेल्थ पे सवाल हो रहा है, वाटर सप्लाई पे सवाल हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे सवाल हो रहा है, जो महंगाई है उस पे सवाल हो रहा है। तो ये चुनाव पूरा मुद्दों पर है सर। एक बड़ा सवाल है, आप युवा हो, पढ़े लिखे हो, और जब बात आती है पेपर लीक की, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी इसको अच्छी तरीके से बुना नहीं पाई? सर देखिए, पेपर लीक का तो मसला ये क्योंकि है कि प्रदर्शन पेपर इन्होंने लीक, किया था, सतीश पूनिया ने किया था, लेकिन वसुंधरा राजे ने एक भी धरना नहीं लगाया। सर वो तो अब उनका मामला है, अब उस पे, क्योंकि पेपर लीक पे तो एक पेपर लीक हुए हैं, वो अच्छी चीज़ नहीं है, पेपर लीक नहीं होने चाहिए। पर ये हर एक, ये गंभीर समस्या है, ये हर स्टेट में हो रही है, क्योंकि ये एक वैसा समस्या है कि जैसे अब दो चीज़ें देश में चल रही है। राजस्थान में दो बड़े मुद्दे हैं, मोदी जी आए हैं कि भाई एक साइड रेप की घटनाएं बढ़ रही है, तो सर जो क्राइम बढ़ रहा है, आप अगला सवाल आपका यही होगा, मुझे पता है, आपने जो क्राइम का सवाल किया कि जो क्राइम है वो कौन कंट्रोल करेगा। एज ए लॉ स्टूडेंट मुझे ये लगता है, जो हम देखते हैं कि क्राइम को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार, हम सरकार को बोल देते हैं कि भाई ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हालांकि हमारी सोसाइटी की डबल जिम्मेदारी बनती है कि जब हम सोसाइटी उसको नहीं समझेगी कि हमारी क्या ड्यूटी है, तो ये जो क्राइम बढ़ रहा है, तो इस पे समाज को भी वहाँ अपना योगदान देना चाहिए, उनको भी अपने जो ड्यूटीज़ है वो बाउंड है, उनके लिए काम करना चाहिए, और समाज को एक अच्छा मैसेज देना चाहिए जिससे क्राइम ना हो। क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो मैं आगे सरकार बीजेपी कांग्रेस किनकी भी बने, मैं उनसे ये भी एक अपील करूंगा कि आप एक ऐसी स्क्वाड बनाइए गांव स्तर पे, पंचायत स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, कि जो महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उनको नियंत्रित करने के लिए सरकार और प्रशासन, जो जिला प्रशासन है और जो गांव के लोग हैं, पंचायत के लोग हैं, पंचायत मेंबर, सरपंच, वो उनके बीच किसी टीम बने, उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन बने कि लोगों को जागरूक किया जाए, लड़कियों को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए। जिन मुद्दों पे हम बोलने से कतराते हैं उन मुद्दों पे एक खुली चर्चा स्कूल में होनी चाहिए या गांव स्तर पे होनी चाहिए, जिससे कि हमारा एक माइंडसेट ये बने कि हम किसी से मिल रहे हैं तो वो पहले एक इंसान है। जो लैंगिक असमानता जितनी बढ़ेगी उतनी ये चीज़ें ज़्यादा दूर होती जाएगी, तो उसको कम करने के लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है सरकार यानी के। ये भी है कि महिलाओं का लिए आप सवाल कर रहे हो, अगर प्रत्येक ग्राम पंचायत में कहीं ना कहीं महिला चौकी हो तो कितना बेनिफिट होगा महिलाओं के लिए? सर बहुत बेनिफिट होगा। महिला चौकी बनाने से पहला काम ये है कि आपको लैंगिक समानता को एक एक बराबर करना बहुत ज़रूरी है। जब हमें वो समझ आएगी तो हमारा दृष्टिकोण अपने आप बदल जाएगा उन चीज़ों के लिए। अभी आपने ऑफ रिकॉर्ड में आपने सेल फोन में अपनी फ़ोटोज़ दिखाई कि आप पूर्व पंचायती राज मंत्री, चिकित्सा मंत्री से सम्मानित हुए हो और भी बड़े बड़े मंत्रियों से सम्मानित हुए हो। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि आपने फ़ोटो भारतीय जनता पार्टी के जो सीएम के दावेदार कह सकते हैं कि राजेंद्र राठौड़, लेकिन इस बार राजस्थान में पहली बार बगैर फेस के चेहरा। सर एक्चुअल में क्या है कि राजस्थान का चुनाव बहुत फंसा हुआ है। आपको पता है राजस्थान के जो 10 कैंडिडेट दिख रहे थे कि हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उसमें से वसुंधरा राजे सिर्फ है वो जो अपने क्षेत्र से बाहर निकल के प्रचार कर रही है। आपने राजेंद्र राठौड़ साहब पहले वो अकेली प्रचार कर रही है। आपने राजेंद्र राठौड़ साहब का जिक्र किया, अच्छे नेता है, पढ़े लिखे नेता है। वो एक ऐसे नेता है कि मैंने उनको देखा है कि वो विधानसभा में जाते हैं तो उनके पास किताब होती है, वो पढ़ कर बोलते हैं, ऑन द पॉइंट बोलते हैं, तो उनकी एक खूबी है। लेकिन वो भी फंसे हुए हैं। तो क्योंकि तारानगर का एक अच्छा चुनाव है, ये है कि राजेंद्र राठौड़ साहब 7 बार जीत गए, हालांकि मुझे उनसे सम्मानित होने का मौका मिला, वो एक अच्छा मोमेंट था मेरी ज़िंदगी का। और उनके सामने नरेंद्र बुडानिया जी है। अब बुडानिया जी 6 चुनाव जीत चुके हैं, 3 बार वो राज्यसभा के रहे हैं, 2 बार लोकसभा और 1 बार विधायक रहे हैं, और इधर राठौड़ साहब 7वीं जीत चुके हैं। तो अगर राठौड़ साहब हारते हैं तो राठौड़ साहब की पॉलिटिक्स का एक मतलब वो एक साइड में चले जाएंगे, और अगर बुडानिया जी हारते हैं तो बुडानिया जी साइड में वो इंटरेस्टिंग चुनाव है। राहुल जी, बड़ी शानदार आप बात कर रहे हो, पूरे राजस्थान की बड़ी बारीकी तरीके से आपकी नज़रें हैं। अगर आपकी नज़रें हैं तो मुझे भी लग रहा है कि आपकी नज़रें हनुमान बेनीवाल पर भी रहेगी, क्योंकि खीमसर में वो चुनाव लड़ रहे हैं तो ज्योति मिर्धा और दिव्या मंदेरना के सामने कोई उम्मीदवार नहीं है। क्या देखते हो हनुमान बेनीवाल को कि जिस तरह से इनके सामने उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा? देखिए सर, हनुमान बेनीवाल का जहाँ तक जिक्र है तो मैं उनकी विचारधारा का व्यक्ति हूँ, या मतलब मुझे वो नेता पसंद है जो किसानों की आवाज़ उठाए, जो आमजन की आवाज़ उठाए,
वो हम जैसे बादरा से बलवान पूनिया है, राइश नगर से ओपत मेघवाला, ये 10-12 ऐसे लोग हैं राजस्थान में जो वास्तव में काम करते हैं। बलजीत यादव हो गए। बलजीत यादव बहरोड से हैं, तो ये काम करते हैं। वहाँ पार्टियाँ एक अन्य चीज़ है, क्योंकि हमारी जो ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत एमएसपी है, खेत का पानी है, उनके लिए जो बोलेगा तो हम उनकी, मुझे लगता है कि एक वैचारिक आपका समर्थन रहता है कहीं ना कहीं। तो जो वहाँ से जो चुनाव सीटें नहीं निकली है, तो ये तो देखो सर, डेमोक्रेसी में मुझे ये लगता है कि आप पहले किसी को बोल देते हो कि मैं उसके सामने खड़ा करूँ, फिर नहीं खड़ा कर, वो एक स्टेप बैक की चीज़ है, चाहे वो हमारे नेता, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वहाँ से भी आना चाहिए, क्योंकि वो एक आंतरिक गठबंधन जैसा वहाँ हुआ है, वो चीज़। एक अंतिम सवाल है, 25 को एक बड़ा पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है, क्या कहना चाहोगे सूरतगढ़ विधानसभा और तमाम राजस्थान विधानसभा की जनता को? सर 25 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक जो मतदान दिवस है, मैं सभी से ये अपील करूँ, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड। अच्छा। एंड मुझे ये लगता है कि हर किसी को वोट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वोट करोगे उतना आपका एक राइट रहेगा ना, कि मैंने वोट किया था तो मैं एक सवाल पूछूंगा जनता सरकार से, जो हमारे नुमाइंदे हैं, कि जी हाँ हमने ये वोट किया है। तो वोट करना चाहिए, आप सभी वोट करिएगा। एंड थैंक यू। तो और ये थे, आपका अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। तो ये थे यहाँ से राहुल बिश्नोई जी। इनका कहना है कि वोट देने का सबको अधिकार है, लेकिन सवाल करना उससे भी बड़ा अधिकार है। आप नेताओं से सवाल कर सकते हैं, जब भी आपकी ग्राम पंचायत में कोई नेता या कोई उम्मीदवार आए तो आप खुलकर अपने विचार रख सकते हैं। सरकार देखते रहिए। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन संजीव।